Okay. Good evening, everybody. All right. So, bache, we'll be discussing the science sample question paper today. I hope many of you might have seen it also. आप में से काफी सारे बच्चों ने इसको देख भी लिया होगा. All right. So it will just give us a quick idea how we are going to get questions in our final board exams. Okay. All right. So, bache, in this question paper, what CBSE has provided us with, we have three sections. Section A has 24 questions and there is choice. You have to attempt any 20 questions. Out of 24, you have to attempt 20 questions. Similarly, section B, 24 questions, attempt any 20. Section C, 12, attempt any 10. So, bache, if you take out the total, that's you have to do about 50 questions. तो ये इनिशियली बहुत कंफ्यूजन हुई थी कि अगर 40 मार्क्स का पेपर है तो 50 क्वेश्चंस क्यों करने हैं. तो वजह दिस वाज क्लैरिफाइड दैट दिस वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 0.8. एवरी क्वेश्चन कैरीज 0.8 मार्क्स. दैट मींस इट विल बी टोटल 40. दिस इज हाउ इट विल बी वेटेड डाउन. ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. एंड all questions carry equal marks, all questions have equal weightage, and there is no negative marking. All right, okay, chalo, let's quickly proceed to section A. All right, so बच्चे, I think आप में से काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ है. बच्चे, इसके पीछे जो रीजनिंग दी गई है कि 90 मिनट्स का पेपर है, 90 मिनट्स का पेपर है. अगर हम 1 मार्क के क्वेश्चन देंगे तो इट इज जस्ट 40 क्वेश्चंस. सो बच्चे, टाइम आल्सो हैज टू बी जस्टिफाइड कि आपको 90 मिनट्स दिए जा रहे हैं, राइट. अगर हम 40 मिनट्स दे रहे हैं तो बच्चे 90 मिनट से बहुत पहले बच्चे पेपर कर लेंगे कई, तो दे विल बी सिटिंग आइडल, राइट. इसलिए उन्होंने ये पेपर का जो टाइम है उसके हिसाब से क्वेश्चंस को बढ़ाया है. This has to be justified. All right, Aram, is that clear? Time के according questions बढ़ाए गए. All right, चलो. Okay, let's pick up the first question. Rima took 5 ml lead nitrate solution. तो बच्चे, this is PbNO3 twice plus potassium iodide Ki. This will form. This is a double displacement reaction. Straight from your NCERT book, PbI2. But this is a yellow precipitate, and KNO3. Okay, 2 Ki 2 KNO3. तो बच्चे यहाँ येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा. आंसर इज बी. ऑल राइट, चलो. आइडेंटिफाई गैस ए इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट. तो बच्चे, दिस इज अ वेरी सिंपल एक्टिविटी. दिस इज फ्रॉम एसिड बेसिस सॉल्ट्स. So zinc plus sulfuric acid. This is zinc plus H2SO4. This will give me, इससे क्या बनेगा? It will form zinc sulfate plus hydrogen gas H2. तो बच्चे, ऑप्शन इज बी. और वैसे भी यहाँ देखो आंसर में, क्वेश्चन में ही आपको हिंट दी है, burns with a pop sound. तो बच्चे, आंसर इज हाइड्रोजन. ऑल राइट बच्चे, इफ somebody asks you, जैसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करते हैं, व्हेन वी डू इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर वी ऑब्टेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो बच्चे, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो टेस्ट ट्यूब के ऊपर के हिस्से में कलेक्ट होती है. पानी नीचे होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऊपर आ जाती है. तो बच्चे, व्हेन यू लुक एट दिस सिचुएशन, हाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर. हाइड्रोजन इज लाइटर देन वाटर, लाइटर देन एयर. Same is the case with oxygen. So बच्चे, hydrogen and oxygen, they are always collected by downward displacement of water. ये चीज याद रखनी है. They are lighter, so they are collected in a test tube by downward displacement of water. ये आप उस एक्टिविटी में देख सकते हो एनसीईआरटी की बुक में. ऑलराइट, कैथोड और एनोड पे जो टेस्ट ट्यूब्स लगी होती हैं, जब उनमें गैस बनती है तो पानी नीचे चला जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऊपर आ जाते हैं क्योंकि वो हल्के होते हैं. एंड दिस इज नोन एज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट. इज दिस क्लियर? ये चीज सबको समझ आ गई?
टेस्ट ट्यूब के ऊपर आएगी गैस, पानी नीचे चला जाएगा. सो दिस इज नोन एज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. चलो आगे चलते हैं. लेट्स मूव ऑन. ऑल राइट. In this question, we have a metal. It is reacting with dilute HCl, giving us metal salt plus gas. तो बच्चे आपको ऐसा कोई मेटल चाहिए जो हाइड्रोजन के ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में. एनी मेटल विच इज अबव हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज. तो इसके अंदर अगर आप देखो ध्यान से, विच ऑफ द टू कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट? कॉपर, नो, दिस इज रॉन्ग. आयरन, यस. ओके, जिंक, यस, दिस इज करेक्ट. मैग्नीशियम में भी निकलेगी बच्चे, पर इन्होंने लिखा है नो, तो ये ऑप्शन गलत हो गया. तो आयरन एंड जिंक, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 and 4. ओके, दिस वन. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. ये ऑप्शन, सो दीज ऑप्शंस आर करेक्ट. आयरन विल ऑल्सो इवॉल्व, जिंक विल ऑल्सो इवॉल्व. चलो, ऑल राइट. तो आई होप इसमें आप सबको कोई कंफ्यूजन नहीं है. आगे चलते हैं. All right, बच्चे, this is an equation where iron is reacting with steam. Iron plus steam, क्योंकि steam के साथ जब reaction होता है तभी magnetic oxide of iron बनता है. Okay, तो बच्चे 3Fe plus 4H2O, it will give me Fe3O4 plus 4H2. Okay, आपको बच्चे इसमें state भी देखना है. तो बच्चे B option, iron is solid, H2O is in gaseous form, क्योंकि steam है, steam के साथ ये reaction होता है. Then Fe3O4 is solid and 4H2 gas. तो option is B. All right. आगे चलते हैं. Question number 5. The graph below shows a neutralization reaction. Acid plus alkali gives us salt and water. But whenever neutralization reaction occurs, what is going to happen? The pH is going to move towards 7. pH किस साइड मूव करेगा? 7. तो बच्चे which letter denotes area of graph where both acid and salt are present? तो बच्चे देखो, below 7 यहां तो acid आ जाएगा, and 14 यहां तो बेस है. तो बच्चे इस रीजन में होना चाहिए B. मुझसे पूछा गया एसिड एंड सॉल्ट. ओके ओके, जस्ट अ मोमेंट, सॉरी. इस रीजन में भी बेस होगा बच्चे, बेस प्लस सॉल्ट, क्योंकि एसिड रिएक्ट करता जा रहा है और सॉल्ट बनता जा रहा है. वंस यू गो डाउन बिलो 7, तो दिस विल बी एसिड प्लस सॉल्ट. तो ऑप्शन इज डी. इज दिस क्लियर? डी ऑप्शन. बच्चे हमें वो पीएच की रेंज फाइंड करनी है जहां एसिड और सॉल्ट प्रेजेंट होंगे. That can only happen by pH 7, क्योंकि इनिशियली जो आप एसिड ऐड करोगे वो तो सारा बेस बनेगा. चलो आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, it will give me Cu plus FeSO4. बच्चे, this is a single displacement reaction. This is from chemical reactions and equation. This is a single displacement reaction. CuSO4 plus Fe, Cu plus FeSO4. All right. बच्चे, you have to identify which substance is oxidized and which is a reducing agent. All right. Okay. बच्चे, in this question, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रिमूवल से नहीं देखना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन उस हिसाब से देखना है. तो बच्चे अगर आप Fe को देखते हो, Fe is converted into FeSO4. Fe is converted into FeSO4. When it gets converted into FeSO4, ये कैसे बना है? Fe into Fe2 plus. FeSO4 में Fe2 plus है. तो बच्चे इसका मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन. तो बच्चे किस चीज की ऑक्सीडेशन हुई है? Fe की, विच इज ऑक्सीडाइज्ड Fe. तो बच्चे CuCOSO4 ये तो गलत है, Fe बचा आपके पास. सो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इज Fe
जो चीज ऑक्सीडाइज होती है वही रिड्यूसिंग एजेंट है, तो बच्चे इसका ऑप्शन होगा ए। सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड, इट इज आल्सो द रिड्यूसिंग एजेंट। इज इट क्लियर? सबको समझ आ गया? इज इट क्लियर? ऑलराइट, ठीक है, चलो आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। Chemical reaction between copper and oxygen can be categorized as, okay, chemical reaction between copper and oxygen। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ जी आकृति। गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर प्रीवियस क्वेश्चन से डाउट है सर। बोलो। सर अगर यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा होता तो उसका डी ऑप्शन होता क्या? यहाँ अच्छा, पे सब्सटेंस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो खुद रिड्यूस हो जाता है। यस सर। ठीक है, तो क्या चीज रिड्यूस हुई है? कॉपर सल्फेट रिड्यूस होके कॉपर बन गया ना। यस सर। ठीक है, क्लियर? सर फिर इसका आंसर डी नहीं होगा। क्यों बच्चे डी क्यों होगा? सर क्योंकि CuSO4 में से O सर रिलीज हुआ है ना सर, तो फिर O लॉस ऑफ ऑक्सीजन में से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बेटा क्या कर रहे हो आप? सर हमें सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढना है। यस सर। हाँ, तो आप कहाँ चले गए? सर ऑक्सीडाइज। मैं पूछ रही हूँ, अगर सब्सटेंस ऑक्सीडाइज की जगह पर अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा होता तो सर डी ऑप्शन होता क्या? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज की जगह नो। CuSO4 तो बच्चे ऑक्सीडाइज हुआ ही नहीं है, इट इज बीन रिड्यूस्ड। यस सर। वो कैसे ऑक्सीडाइज होगा? वो तो रिड्यूस हुआ है। आप इसके अंदर खुद देखिए, CuSO4 में Cu की क्या वैलेंसी होती है? 2+। और जब ये कॉपर में कन्वर्ट होगा तो कॉपर एटम है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो 2+ अगर 0 में गया है तो दैट मींस इट हैज गेन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो ये ऑक्सीडाइज कैसे हुआ? ये तो रिड्यूस हुआ है। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो रिड्यूस हुआ है। यस सर। ओके, एक मिनट रुक जाओ, जस्ट अ मोमेंट। यहाँ मार्किंग स्कीम भी मैंने रखी थी इसी के लिए कि इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया है। देखो, इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, इन्होंने भी सीधा आंसर दिया। ओके, वैसे ये इलेक्ट्रॉन उस पे बेस्ड है। आई डोंट नो आपके क्लास में कैसे टीचर ने बोला है इस चीज को। ठीक है, उन्होंने कैसे समझाया आपको? सर अभी तक डिस्कस नहीं हुआ क्लास में। ऑलराइट, ठीक है। तो बच्चे अगर आप इसको कह रहे हो, लेट्स पिक दिस वन। आप कह रहे हो कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज की जगह अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता, ये बोल रहे हो? यस सर। मतलब अगर इसकी जगह, तो फिर तो ऑब्वियस ही यस है सर। बच्चे, जो चीज रिड्यूस होगी वो ऑक्सीडाइज हुई है। तो यहाँ रिड्यूस क्या हो रहा है? CuSO4 रिड्यूस हो रहा है। तो अगर वो रिड्यूस हो रहा है तो इट वुड बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पर यहाँ मुझे ये ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यस। एंड रिड्यूसिंग एजेंट आएगा, फिर आप डी ऑप्शन पिक कर सकते हो। क्लियर? ओके सर। यस सर, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 7। केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज। बच्चे कॉपर एंड ऑक्सीजन के बीच में जो रिएक्शन है उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। इट इज Cu plus O2, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, इट विल गिव मी CuO, 2Cu इधर। और यहाँ कलर चेंज भी होता है, ब्राउन टू ब्लैक। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following options correctly represents the parent acid and base of calcium carbonate? ये बच्चे मैंने आपको सिखाया था। अगर आपको pH ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन निकालना है तो उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन का ऑपोजिट। तो बच्चे इसमें आपको बोला गया है कैल्शियम कार्बोनेट। अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन का ऑपोजिट लिखना है। तो बच्चे कैल्शियम से बेस बनेगी, इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
और बच्चे जो कार्बोनेट है उससे एसिड H2CO3। तो बच्चे व्हाट इज पेरेंट बेस? पेरेंट बेस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पेरेंट एसिड इज H2CO3। तो ऑप्शन इज बी। ओके, ये हमने किया था बच्चे एसिड बेसिस सॉल्ट्स में, जब सॉल्ट का हमें पीएच निकालना था। चलो, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। बच्चे जो क्वेश्चन क्लियर होता जाता है प्लीज क्विकली गिव मी अ थम्स अप, ताकि मुझे पता लग जाए मैं आगे जा सकता हूँ। हाइड्रोलिसिस करके देखनी है। ऑल राइट, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ विल यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम हीट जनरेटेड while diluting a concentrated acid? ये भी बच्चे हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। जब भी आप कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कर रहे हो तो उसमें कुछ प्रिकॉशंस हैं, उसमें कुछ प्रिकॉशंस हैं। प्रिकॉशन क्या है? आपको क्या करना है, आप कभी भी एसिड में पानी नहीं मिलाओगे। आप पानी में एसिड मिलाओगे वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप, एंड दैट टू कांस्टेंट स्टरिंग से। इधर कौन सा ऑप्शन बन रहा है? We will add acid to water with constant stirring. तो बच्चा this would be option A. All right. Option A, आपको वाटर में एसिड ऐड करना है ड्रॉप बाय ड्रॉप। हाँ जी देवदत्तन। सर मुझे एक ऐसे डाउट आया था जब पढ़ रहा था, तो कि जो हीट रिलीज होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में, तो वो कैसे रिलीज होता है? कौन सा एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में? बच्चे देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इट इज बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक्स। इसके अंदर क्या है, जब हम हीट रिलीज की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। आयनाइजेशन हो रही है, राइट? आयनाइजेशन की वजह से जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना, जब भी आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखते हो, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, उसको कंपेयर करना पड़ता है। अगर आपकी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स ज्यादा तो हीट रिलीज होगी, ठीक है? तो इसमें आयनाइजेशन की एनर्जी इन्वॉल्व है। इसमें आप क्या देख रहे हो कि आपके रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट फेज में जा रहे हैं तो उसकी एनर्जी का डिफरेंस है। एक्सोथर्मिक में क्या होगा, अगर रिएक्टेंट्स की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा है तब एनर्जी रिलीज हो जाती है, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। एंडो में क्या होगा, अगर प्रोडक्ट्स की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा है तो उसमें आपको हीट क्या करनी पड़ेगी, उसको सप्लाई करनी पड़ेगी, उसकी वजह से ये हीट रिलीज हो रही है। क्लियर? ओके बच्चे दिस इज समथिंग व्हिच कम्स अंडर थर्मोडायनेमिक्स। ओके ओके सर, चलो ओके ऑल राइट। आकृति, आई एम कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, व्हाट इज पेरेंट एसिड पेरेंट बेस? बच्चे प्लीज ट्राई टू रिकॉल पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस। जब हमने पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन किया था, जहां गांधी जी की इमेज दी हुई थी NaCl की प्रिपरेशन में, उसके ऊपर एक एक्टिविटी थी जहां आपको सॉल्ट सॉल्यूशन का पीएच फाइंड करना था। तो हम वो पीएच कैसे फाइंड करते थे? जो आपके पास सॉल्ट है उसको हम पानी में मिलाएंगे और हाइड्रोलिसिस करके देखेंगे उसकी। हाइड्रोलिसिस इज रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और जब आप न्यूट्रलाइजेशन को रिवर्स करोगे तब क्या बनता है? पेरेंट एसिड एंड पेरेंट बेस। और पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस की स्ट्रेंथ के हिसाब से सॉल्ट सॉल्यूशन की पीएच डिसाइड होती है। इज दिस क्लियर आकृति? बेटा उसको रिवाइज करिए एक बार, रिवाइज इट। ओके, एसिड बेसिस सॉल्ट्स हम ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं आप, तो ये क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए था आपकी तरफ से। इट शुड हैव बीन रिवाइज्ड, ये रिवाइज करना पड़ेगा। ऑल राइट, चलो आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, why is it important to balance a skeletal chemical equation? देखो कितना इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फ्रॉम NCERT. It is to verify the law of conservation of mass. अगर आप बच्चे इक्वेशन बैलेंस नहीं करोगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गलत हो जाएगा। ऑल राइट, आगे क्वेश्चन नंबर 11, केयरफुली स्टडी द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद लेबल्स A, B, C, D. Select the option. Okay, all right. Which gives correct identification and main function. तो बच्चे 1 is trachea. It is supported by bony rings for conducting the inspired air. बच्चे do you think this option is correct? bony rings होती है कि cartilage की rings होती हैं?
मुझे तो यहाँ वर्ड में गलत लग रहा है, इट शुड बी कार्टिलेज, तो मेरे हिसाब से तो ये स्टेटमेंट गलत है। रिब्स, व्हेन वी ब्रीथ आउट रिब्स आर लिफ्टेड, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं बच्चे रिब्स आर नॉट लिफ्टेड, दे आर पुश्ड इन, तो बी इज रॉन्ग। एल्वियोलाई, थिन वॉल्ड sac like structures for exchange of gases, C is correct, तो C ऑप्शन ही होगा हमारा। एंड D, diaphragm it is pulled up when we breathe in, this is false, ये नीचे की साइड हो जाता है, तो बच्चे ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो ऑप्शन इज C, करेक्ट ऑप्शन इज C। ऑल राइट, चलो आगे, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 12, identify the option that indicates correct enzyme that is secreted in location A, B and C। बच्चे देखो, माउथ के अंदर salivary amylase, और टाइलिन। इफ यू टॉक अबाउट सेकेंड, यहां बचे पेप्सिन, और थर्ड तो बचे डिओडनम है, यहां तो तीन एंजाइम आते हैं, लाइपेस, अमाइलेस, ट्रिप्सिन। अब देखिए कौन सा ऑप्शन बनता है। ओके, वन इज अमाइलेस, टू इज पेप्सिन, ओके लेट्स पिक डी। बच्चे इन्होंने अमाइलेस लिखा हुआ है, इट शुड बी salivary amylase और टाइलिन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। लाइव प्रोसेसेस हमने अभी रिवाइज किया है। ओके, चलो आगे। इन्होंने अमाइलेस लिखा है बच्चे, पर उसका सही नाम salivary amylase होता है। ओके, ऑल राइट, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। बच्चे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर, इट डिपेंड्स अपॉन और atmospheric temperature, oxygen concentration around stomata, carbon dioxide concentration around stomata, water content। हमने क्या सीखा था? Due to movement in water, due to movement of water in and out of the guard cells, stomata is open or closed, तो इसका ऑप्शन डी है। बच्चे वैसे यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रैक्टर है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ये आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है। हमारे दिमाग में क्या बात आएगी कि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो स्टोमेटा का पोर क्या है, बंद हो जाएगा, राइट, डिस्ट्रैक्शन के लिए। पर आपको याद रखना है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग किसकी वजह से होती है, इट इज ड्यू टू गार्ड सेल्स। चलो आगे। द फिगर बिलो शोज अ स्कीमेटिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस विद लेबल्स 1 to 4। ऑल राइट, तो बच्चे ये तो ब्लू बाहर जा रही है। ओके, लेट्स लेबल दिस। दिस वुड बी पल्मनरी आर्टरी, दिस वुड बी पल्मनरी वेन, ओके, दिस वुड बी एओर्टा एंड दिस वुड बी वेना कावा। चलो पिक अप द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा सही ऑप्शन है? फर्स्ट इज पल्मनरी वेन टेक्स impure blood from body parts, this is wrong. Pulmonary artery takes blood from lung to heart, this is wrong. Aorta takes blood from heart to body parts, C is correct. D, vena cava takes blood from body parts to right auricle. Okay, just a moment. Aorta takes blood from heart to body parts, vena cava takes blood from body parts to right auricle. Okay, मुझे यहाँ इनकरेक्ट फंक्शन करना है कि करेक्ट फंक्शन करना है? आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबल, जस्ट अ मोमेंट। 3 is not aorta. Okay, all right, मैं ऐसे देख रहा हूं, नंबर भी देखना है मुझे। नंबर 2 is aorta, नंबर 4 is vena cava। Okay, D ऑप्शन, गॉट इट। मैंने गलत सोच लिया था, मुझे लेबलिंग के साथ जो नंबर दिए वो भी चेक करना है। D ऑप्शन, गॉट द क्वेश्चन, मैंने इसको गलत समझ लिया था। चलो आगे। इज दिस क्लियर? सबको समझ आ गया? जो गलती मैंने अभी की है वो गलती आपने नहीं करनी, क्वेश्चन को समझ के आंसर करना है। ऑलराइट, ओवर कॉन्फिडेंस में गड़बड़ हो जाती है। मेरे को लगा कितना इजी है, जल्दी हो गया, पर मैंने नंबरिंग नहीं देखी। ऑलराइट, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ओके, आइडेंटिफाई द फेज ऑफ सर्कुलेशन व्हिच इज रिप्रेजेंटेड इन डायग्राम ऑफ हार्ट गिवन बिलो। एरोज इंडिकेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चेंबर्स। ओके, तो बच्चे यहाँ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब बच्चे व्हेन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, ब्लड विल बी पुश्ड आउट ऑफ द हार्ट।
ध्यान से देखो, एक एरो इधर है, एक एरो इधर है। तो बच्चे जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड किधर जाएगा, लंग्स की साइड, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किधर जाएगा, बॉडी की साइड। नाउ पिक अप दी ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट, दिस इज रॉन्ग। बच्चे वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो वेंट्रिकल में थोड़ी जाएगा ब्लड। ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन and it is pumped into various organs simultaneously. That is correct. B option is correct. Blood transferred from right auricle and left. Okay. बच्चे this is ventricle contraction, not auricle. ये भी गलत है. Blood is received from lungs after oxygenation and it is received from various organs of the body. This is also wrong. So correct option is B. Okay. All right. चलो. I think most of you have got the right answer. आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16. Observe the diagram of human digestive system. Okay. बच्चे नंबर 1, this is buccal cavity. This is mouth और buccal cavity. ये buccal cavity represent कर रहा है. Number 2 is liver. Number 3 is small intestine और duodenum, जो भी है, it is small intestine. Number 4, all right. बच्चे what is number 4 and number 3? दोनों ही small intestine की साइड है. What do you think? विल्लाई? All right. क्या बोला जा रहा है इधर करने के लिए? हाँ जी देवादत्तन. I think that 3 will be small intestine and 4 will be villi. Okay. No, बच्चे have you got my doubt? मेरा ये डाउट है कि दोनों ही स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ पॉइंट कर रहे हैं ना, ये दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन है. ओके, लेट्स गो टू द ऑप्शन. The length of this depends on food the organism eats. This is wrong. Buccal cavity has nothing to do with food the organism eats. उसकी लेंथ तो इंटेस्टाइन में होती है. 2B, initial phase of starch digestion. This is also wrong. Okay, not wrong. अच्छा, नीचे कोडिंग करनी है. Sorry. Okay. Length of this depends on food organism eats. तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ऑर्गेनिज्म के फूड पे डिपेंड करेगी. तो एक का 3. ओके, 1. ओके, इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन इज 1. बी का 1 किधर है? ओके, बी का 1 दो जगह पे है. increases the efficiency of lipase enzyme action, that is C2. तो C का 2 कहाँ है? C का 2, ओ C2 तो कहीं भी नहीं है. ऑल राइट, एक मिनट दोबारा चेक करते हैं. 1 का B, initial phase of starch digestion occurs in the buccal cavity, increases the efficiency of lipase enzyme action. So it should be bile from liver. So bile from liver, C2. Okay, C2 है. All right, I got it. B1, C2, A3. A3 तो है ही नहीं. All right, तो मतलब 3, A4. Okay, what do you think? What should we pick? Length of this depends on food the organism eats, so we'll put A as 4. No, site of complete digestion, D3. Initial part is site of complete digestion, so D3 and 4th A. All right, so we've got it. I think this is the one. B1, A4, C2, D3. Okay, B option. ये तो मैं कंफ्यूज हो गया बहुत ज्यादा. All right, B option. चलो, करेक्ट. तो मतलब तैयारी के जाना पड़ेगा पेपर में. It will be time consuming and you have to read questions and then analyze and then answer. Okay, पर हमारे पास चॉइस भी तो है, तो जो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी लगेगा उसको छोड़ सकते हैं, या कंफ्यूजिंग लगे उसे छोड़ सकते हैं. ऑल राइट, यूज योर चॉइस प्रॉपरली.
Okay, which of the following mirror is used by dentist to examine a small cavity in patient's body? This would be concave mirror. बच्चे concave mirror will produce virtual magnified image. C option. All right, most of you are giving the correct answers. चलो आगे चलते हैं. Question number 18. Which diagram shows image formation of an object on screen by converging lens? Okay, image formation. It is going to form a real image. All right, focal length done. Stick. This is done. Through. Okay. ये क्या किया हुआ है? इसमें तो लाइट रे कैसे जा रही है? थ्रू फोकस तो सीधी जानी चाहिए, तो दिस इज रॉन्ग. फिर यहाँ ऐसे हो गई रॉन्ग. पैरेलल फोकस. सी इज करेक्ट. डी इज रॉन्ग. तो करेक्ट ऑप्शन इज सी. बच्चे करेक्ट ऑप्शन सी होगा, क्योंकि रे डायग्राम्स में देखिए जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो सीधी जाएगी बिल्कुल. इन्होंने उसको बेंड कर दिया है. तो करेक्ट ऑप्शन इज सी. उन्होंने बाकी सब में लाइट रेस को बेंड कर दिया ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, वो गलत है. तो करेक्ट ऑप्शन इज सी. हैज एवरीबॉडी गॉट दिस? चलो, ऑल राइट. क्वेश्चन नंबर 19. Which of the following can make a parallel beam of light when light from a point source is incident on it? Okay, बच्चे इसका क्या मतलब है कि ऐसे आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, पॉइंट सोर्स, ऐसे लाइट जा रही है, तो इसमें से कौन पैरेलल बीम बना सकता है लाइट को? मुझे तो लग रहा है कॉन्वेक्स लेंस होगा. पैरेलल बीम. ओके, कॉन्केव लेंस में भी हो जाएगा. ओके, व्हाट डू यू थिंक? Concave mirror as well as convex lens. Okay, if I have a concave mirror ऐसे, right, बच्चे इसमें भी parallel beam हो जाएगी. Any light ray through focus will become parallel. तो बच्चे इसका ऑप्शन होगा A ऑप्शन. Convex. देवादत्तन, कॉन्केव मिरर तो सही है. ओके, रॉन्ग टाइपिंग. ओके, रॉन्ग हो गया. ऑल राइट. तो बच्चे कॉन्केव मिरर में भी जो पैरेलल है, लाइट रेस पॉइंट से आएंगी, फोकस पैरेलल हो जाएंगी. कॉन्वेक्स लेंस में भी जो पॉइंट से आएंगी वो बाहर जाके पैरेलल हो जाएंगी. दिस आर ऑल बेस्ड ऑन रे डायग्राम्स. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ऑल राइट, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट द आंसर. ए ऑप्शन करेक्ट. सबको समझ आ गया? रे डायग्राम यूज हो रही है. ऑल राइट, चलो आगे. क्वेश्चन नंबर 22. कंसिडर दीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस. ग्लास 1.52, एयर 1.0003, वाटर 1.33. Based on refractive indices of three materials, arrange the speed of light through them in decreasing order. बच्चे you have to start with fastest speed. तो सबसे ज्यादा स्पीड होगी एयर के अंदर, उसके बाद स्पीड होगी वाटर में, फिर होगी ग्लास में. जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगी, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम विल डिक्रीज. तो बच्चे इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी. द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज मोर देन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, मोर देन लाइट इन ग्लास. तो बच्चे स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, ये याद रखना है. Question number 21. If beam of red light and beam of violet light are incident at same angle on inclined surface of a prism from air medium and produces angle of refraction R and V, which of the following is correct? Prism. बच्चे किसकी ज्यादा बेंडिंग होगी? विबग्योर. वायलेट नीचे है, रेड ऊपर है. किसकी ज्यादा रिफ्रैक्शन होगी? वायलेट की. Okay, so violet will be more than R. D option. बच्चे वायलेट की रिफ्रैक्शन ज्यादा होगी ना, क्योंकि उसकी स्पीड कम हो जाएगी सबसे ज्यादा. डी ऑप्शन. ऑल राइट. ओके, चलो आगे. क्वेश्चन नंबर 22.
Mirror has focal length of -6 centimeter and produces an image. Okay, just a minute. All right, पहले मुझे image distance निकालना है. Each box is 1 centimeter. All right, बच्चे ये तो बहुत ही easy है. Center of curvature पे यही image बनेगी. Object which is placed at center of curvature. चिराग, वायलेट की स्पीड कम है. वायलेट स्पीड कम होती है सबसे ज्यादा. सबसे कम स्पीड वायलेट की है, सबसे ज्यादा रेड की है. ऑलराइट, ओके. तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के सामने आप रखोगे इमेज को, when you have placed the object at center of curvature, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी. तो बच्चे अगर मैं काउंट करूं 1 2 3 4 5 6, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -6 सेंटीमीटर, तो इमेज डिस्टेंस भी -6 सेंटीमीटर होगा. ऑलराइट, द मिरर हैज फोकल लेंथ ऑफ -3, f is equal to r/2. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑल्सो रिप्रेजेंट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो बच्चे f will be -3 and magnification will be -1, क्योंकि रियल इन्वर्टेड इमेज बनी है. तो बी ऑप्शन, बी ऑप्शन. ऑल राइट, करेक्ट. आगे लेट्स मूव ऑन. बच्चे द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम A to glass at point O on the hemispherical glass slab is. बच्चे अगर आप ये नॉर्मल इधर कोई बनाओ ऐसे ही, और ये देखो यहाँ लाइट रे बिल्कुल सीधी गई है, मतलब यहाँ कोई रिफ्रैक्शन नहीं है. What would be angle of incidence? Angle of incidence would be 0 degree. बच्चे you need to remember whenever light travels from one medium to another, अगर वो exactly 0 degree पे आया है, angle of incidence is 0. So angle of refraction will be also 0. मतलब वो undeviated जाएगी बिल्कुल. ये याद रखना है आपको, ठीक है. So when angle of incidence is 0 degree, angle of refraction would be also 0 degree. बच्चे एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री कैसे करोगे आप? एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री कैसे करोगे आप? तो परपेंडिकुलर सरफेस से देखोगे ना. अगर ऐसे लेके आओगे तो कैसे, तो सीधी निकल जाएगी लाइट रे. रिफ्रैक्शन तो क्या होगी वो बच्चे 0 डिग्री पे लेके आनी है लाइट रे, क्योंकि हमें नॉर्मल से एंगल मेजर करना है ना. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी. Let's see what answer they have given. This is question number 23. Let's check. B option 0 degree. इन्होंने इसकी कोई explanation नहीं दी है, तो there is no deviation. देख के ही पता लग रहा है. और यहाँ angle of incidence 0 है. Okay, चलो. 24. A prism ABC with BC as base is placed in different orientations. बच्चे ये क्वेश्चन मैंने आपको ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में भी दिया था. दिस इज फ्रॉम एग्जाम्पलर बुक. एग्जाम्पलर बुक का क्वेश्चन है ये. ऑलराइट, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन वुड बी narrow beam which the top of the spectrum corresponds to color of the sky. Third color from the top. तो बच्चे अगर मैं ये वाला ऑप्शन देखूं यहां और ऐसे, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू. थर्ड कलर फ्रॉम दी टॉप. तो बच्चे मेरे को बी ऑप्शन लग रहा है. देखिए ध्यान से. राइट, अगर इसमें करोगे तो इसमें तो नीचे आ जाएगा, इसमें थर्ड फ्रॉम टॉप होगा. तो बच्चे दिस वुड बी ऑप्शन 2 बी. इज दिस क्लियर? सबको समझ आ गया कैसे देखा है हमने? अगर बच्चे अपराइट प्रिज्म रखोगे तो ब्लू कलर नीचे आ जाएगा. अगर उसको उल्टा करोगे प्रिज्म को, जब डिस्पर्जन होगी तो ब्लू कलर टॉप से ऊपर होगा, थर्ड फ्रॉम टॉप. ऑलराइट, देखो ध्यान से बच्चे. यहां आए ऐसे इधर, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू. यहां तो ब्लू नीचे आ गया, पर बच्चे इसके अंदर क्या होगा? इधर जाके ऐसे, डिस्पर्जन तो ऐसे नहीं है ना. तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, तो थर्ड फ्रॉम टॉप. आलोक, इज दैट क्लियर? इसमें प्रिज्म को उल्टा रखना है. ऑल राइट, तो बी ऑप्शन. फिर है बच्चे क्वेश्चन नंबर 25
ऑल राइट, इसमें भी यू हैव टू अटेम्प्ट 20 क्वेश्चंस, चॉइस है हर सेक्शन में, यहाँ 4-4 क्वेश्चन की चॉइस है, तो जो हार्ड लगता है जा सकता है। लाइमस्टोन, बच्चे लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट, आप इसको हीट करो, इट विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, वाटर डालो, इट फॉर्म्स लेक लाइन। चलो देखो, अगर आप इक्वेशन लिख सकते हो तो सारे आपके प्रॉब्लम सॉल्व है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, स्टेप 1। बच्चे ये रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक है, यहाँ हीट है, यहाँ हीट रिलीज होगी, दिस इज एक्सो। तो एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक है स्टेप ए। पूछना क्या चाहते हैं, करना क्या है, ABCD दिया हुआ है, ABCD कहाँ है, ओके, स्टेप 1 स्टेप 2 पूछ रहे हैं, ऑल राइट, तो ऑप्शन ABCD दे दिया है। तो बच्चे स्टेप 1 इज एंडोथर्मिक, स्टेप 1 इज एंडोथर्मिक एंड स्टेप 2 इज एक्सोथर्मिक, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, करेक्ट ऑप्शन इज सी। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। In which year is concentration of hydrogen, in which year? Okay, this is based on acid rain, acid rain पे बेस्ड है। तो बच्चे जहां pH वैल्यू सबसे कम होगी, यहां देखो 2002 में pH 1 है, इज इट इजी, समझ आ गया सबको? 2002 the pH is 1, so here the hydrogen ion concentration is 10 raised to power minus 1 mole per liter। यहां सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन है, बाकी जगह तो pH बढ़ ही रही है, ए ऑप्शन। बेटा लाइन को कंसीडर करोगे, ये जो लाइन आ रही है, नहीं, जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट, व्हाट इज दिस लाइन डिनोटिंग? 2001 तो है ही नहीं, जस्ट अ मोमेंट, 2008 दिया हुआ है, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट, नॉट द लाइन, व्हाट इज दिस लाइन डूइंग हियर? 2008, यहाँ pH 4, इससे नीचे तो कुछ भी नहीं है। अच्छा जस्ट अ मोमेंट, हो सकता है हमने क्वेश्चन समझने में गलती कर दी। ये देखो यहाँ नीचे दिया में रेन pH वैल्यू, तो बच्चे मेरे हिसाब से तो फिर 2008 हो गया। लेट्स चेक आंसर की में, देखते हैं इन्होंने क्या दिया है। आंसर की में तो 2002 ही दिया है, 2002, तो जो हम समझ रहे थे वही है, दिस इज द लाइन, यहां से कंसीडर करना है। पर ये बात समझ नहीं आई कि इसका क्या मतलब हुआ, फिर नीचे तो रेन pH वैल्यू दी हुई है। ओके, किसी को ये क्वेश्चन समझ आया कैसे करना है? एनीबॉडी? यहाँ तो कंफ्यूजन है, बार ग्राफ भी दिया है और लाइन सी दी हुई है, किसको वैल्यू को पिक करें? बार को कर रहे हैं, तो बेटा बार तो 2002 में तो कहाँ है, देखो 2002 में तो यहाँ है pH, और यहाँ देखो 2008 में 4 के पास घूम रहा है, 4 तो बहुत नीचे है। ये देखो अगर बार ग्राफ की हाइट से भी देखोगे तब भी आंसर गलत आ रहा है, सही सिर्फ इस पर्पल लाइन के हिसाब से आ रहा है। ये कैसे करेंगे? हाईएस्ट पूछा है ना, तो हाईएस्ट तो तभी आएगा जब जहां pH सबसे कम होगी, हाईएस्ट तो तब आएगा जहां pH सबसे कम होगी। हाउ वी गो अबाउट इट, कैसे करें? Sir, maybe next question has linked any point, like कोई next question में पूछ रखो, mention कर रखोगे इसमें रेन की pH बतानी है, या फिर कोई next question हो सकता है इसे लिंक इस डायग्राम से। अगर मैं की देख रहा हूं ना, तो की में लिखा है बच्चे रेन pH वैल्यू, राइट? चलो फॉर नाउ वी विल पिक 2002,
So that means we consider this purple line, और कोई option नहीं है. I'll just go cross check this, verify this, how we can do. बेटा मार्किंग स्कीम दिखा तो दी थी, ये रहा 2002. Here it is. No explanation. Clear? तो पर्पल लाइन से ही देख रहे हैं, ब्लू लाइन से नहीं. पर मुझे ये क्वेश्चन गलत लग रहा है, मैं एक बार इसको कंफर्म करूंगा. ओके चलो, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 27. The diagram shows reaction between metal and dilute acid. बच्चे reaction between metal and acid. तो बच्चे जब रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड एसिड होगा, ओके ऑलराइट, ये बच्चे हमने रिएक्शन किया था जब मैग्नीशियम हम एसिड में डालते तो हाइड्रोजन गैस बनेगी और वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके ऊपर फ्लोट करेगा. व्हाट डू यू थिंक? वाज इट विद बॉइलिंग वाटर? दैट वाज विद बॉइलिंग वाटर. लेट्स सी, देखते हैं. जिंक का डाइल्यूट HCl नीचे, बी में मैग्नीशियम फ्लोट कर रहा है, Fe में नीचे Cu2+. व्हाट इज दिस ट्राइंग टू शो? ओके, मैग्नीशियम इज लाइटर एलिमेंट देन डाइल्यूट HCl. Magnesium reactor which helps in floating. Okay, B option, ये रहा. Magnesium reacts with dilute HCl to produce H2 gas which helps in floating. बच्चे when magnesium reacts with hydrochloric acid, हाइड्रोजन गैस बनती है और ये जो हाइड्रोजन गैस है वो उसके साथ चिपक के उसको फ्लोट करने में हेल्प करती है. So this reaction is similar to magnesium in boiling water. Clear? समझ आ गया सबको? यहाँ हाइड्रोजन गैस बनेगी जो मैग्नीशियम रिबन के साथ चिपकेगी और उसको ऊपर फ्लोट करने में हेल्प करेगी. ऑलराइट, एक बार देख लेते हैं इसका क्या ऑप्शन इन्होंने मार्किंग स्कीम में क्या दिया है. दैट्स इट, सही है, करेक्ट. आगे चलो, लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर 28. Substance A, B, C, D. Table shows below gives information about 4 substances. All right. Melting point 295, 12, 110, 1890, 1160. Solid, good. Conductor of electricity. Poor, poor, poor. Liquid, aqueous, good, 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 poor. All right. Identify ionic compound from the above given substance. बच्चे what is ionic compound? Ionic compound होता है जिसका melting point बहुत high हो जाता है और वो solid form में poor conductor होता है electricity का. तो बच्चे if you can clearly see, यहाँ मुझे दो ही दिख रहे हैं, B और C, क्योंकि यहाँ melting point भी ज्यादा है और solid state में poor है, aqueous या liquid state में good है. बच्चे ये वाला जो है कंपाउंड, ये सॉलिड स्टेट में भी पुअर है, लिक्विड स्टेट में भी पुअर है, तो डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. तो करेक्ट ऑप्शन इज बी एंड सी, बी ऑप्शन. आयनिक कंपाउंड में आपको क्या देखना है? मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, सॉलिड फॉर्म में पुअर कंडक्टर होना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन में गुड कंडक्टर होना चाहिए. क्लियर? तो इसका ऑप्शन है बी. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29. Vinay observed that stain of curry on white becomes reddish brown when soap is scrubbed with it. बच्चे जब इसमें सोप लगाया जाता है स्टेन का, but it turns yellow again when the shirt is washed with plenty of water. What might be done for this observation? बच्चे soap is basic in nature. Soap basic in nature. Turmeric is natural indicator which gives reddish tinge in bases. तो बच्चे इसका ऑप्शन होना चाहिए 2 and 3, बी ऑप्शन. बच्चे these are more than one correct, एक से ज्यादा ऑप्शन है इसमें करेक्ट, तो बी ऑप्शन आएगा 2 and 3 करेक्ट. चलो, in which of the following setups would bulb grow? किसमें बल्ब ग्लो करेगा? ये तो मुझे लग रहा है एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे दिया एग्जाम्पलर का. चलो लेट्स सी, किसमें बल्ब ग्लो करेगा? इसमें डाइल्यूट HCl है,
इसमें तो करेगा ग्लो, इसमें नहीं करेगा, इसमें शुगर सोल्यूशन है नहीं, इसमें अल्कोहल इन वाटर नहीं, डी में दिया है लाइम वाटर बेस। तो बच्चे 4 में भी करेगा, 1 में भी करेगा, बट व्हाई नॉट इन 2 एंड 3? 2 एंड 3 में बल्ब क्यों नहीं ग्लो करेगा बताइए? क्या 2 एंड 3 में आयंस बनते हैं? 2 एंड 3 में आयंस बनते हैं? हाँ जी देवादत्तन। क्योंकि जो 2 और 3 है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने से आयन रिलीज नहीं होता, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता। Okay, that is absolutely right. बच्चे, when you talk about solution 2 and 3, sugar and alcohol, they are not going to form ions. तो उनमें बल्ब कैसे ग्लो करेगा? पर 1 and 4 में आयंस फॉर्म करेंगे। अगर आप HCl पानी में डालोगे, हाइड्रोजन आयंस बनने हैं। अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी पानी में डाल रहे हो, लाइम वाटर दिया है, यस, तो वहां भी बेस है, तो वहां भी बल्ब ग्लो करेगा। ऑलराइट, तो 1 and 4। ओके, ऑलराइट, आगे चलते हैं। असर्शन रीजन आ गया। ऑलराइट, 31, fresh milk in which baking soda is added takes a longer time to set as curd. बच्चे, अब आप डिटरमिन करिए कि असर्शन ट्रू है या फॉल्स। असर्शन इज ट्रू। रीजन बच्चे, बेकिंग सोडा इज बेसिक, और अगर कर्ड बनना है तो कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड बनना चाहिए, ठीक है, जो इसमें नहीं हो रहा। बेस की वजह से वो क्या होता है, कर्ड में नहीं बन पाता। तो इसमें दिया है बेकिंग सोडा डिक्रीजेस पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क टू बिलो 6। बच्चे, दिस इज रॉन्ग। बेकिंग सोडा इज बेसिक, तो ये पीएच 6 से ऊपर ले जाता है, तो रीजन इज रॉन्ग, ऑप्शन इज सी। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, रीजन assertion decomposition of vegetable matter into compost is an endothermic reaction। बच्चे, this is wrong, this is exothermic। यहाँ हीट रिलीज होती है, ये एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है, कंपोस्टिंग में हीट रिलीज होती है, तो ए स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Decomposition reaction involves breakdown of single reactant into simpler products. Reason is true, this is true, assertion is false। बच्चे, this is exothermic, composting is exothermic, assertion is false, reason is true। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, raisins and gums, they are stored in old xylem tissue in plants। तो बच्चे, assertion is true, raisins gums facilitate transport of water molecules। But do you think something of this sort is happening? They're facilitating transport of water molecules? I don't think so। Let's check, check कर लेते हैं क्या दिया इन्होंने। 33, A is true, reason is false। All right, वजह रेजिन्स और गम्स का वाटर ट्रांसपोर्ट में कोई रोल नहीं होता। हमने एसेंट ऑफ सैप में पढ़ा था कि वो फिजिकल फंक्शनिंग है, तो assertion is true, reason is false। Then बच्चे, sky appears blue in the daytime, assertion is true। White light is composed of 7 colors, बच्चे reason is also true। पर क्या बच्चे, reason करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का? ओके, reason is not correct explanation, तो हम पिक करेंगे ऑप्शन बी। We will pick up option B। All right, ऑप्शन बी पिक करेंगे। उसके बाद है बच्चे क्वेश्चन नंबर 35, टेबल गिवन below shows the reaction of few elements with acids and bases to evolve hydrogen gas। Okay, reaction of few elements with acids and bases to evolve hydrogen gas। तो एलिमेंट ए, रिएक्शन विद एसिड। ओके 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 ओके, इधर देखते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड चाहिए।
बचे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, जिंक, दे विल रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो बचे बी, डी, ये देखो, एंड डी। तो इसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन बनाएगा? बचे एल्यूमिनियम एंड जिंक आर एम्फोटेरिक मेटल्स, दे कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस टू फॉर्म। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन बनेगा? बी एंड डी ओनली, जो एम्फोटेरिक मेटल्स हैं। ऑल राइट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स blood flows through heart only once during one cycle of passage through the body? So it is talking about single circulation. All right, shark, dogfish, stingray, बच्चे ये these are all cartilaginous fishes. Fishes के अंदर एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल होता है। Okay, B and D, B and D. Yes, let's see the marking key. क्या है ये, कौन सा क्वेश्चन है? 35। तो ये मिस्टेक हो गई है। अच्छा, इन्होंने ऑप्शन बी पिक किया है, ऑप्शन बी, बी एंड डी। तो आप ऑप्शन डी देखोगे वो भी सेम ही है, बी एंड डी। तो दिस इज प्रिंटिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक। क्लियर बेटा? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 36, यू हैव टू पिक ग्रुप ऑफ फिशेस। फिशेस के अंदर एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल होता है, तो उसमें ब्लड सिर्फ एक साइकिल में फ्लो होता है, एक ही बार। तो इसका ऑप्शन होगा शार्क, डॉगफिश एंड स्टिंगरे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, what is common between extensive network of blood vessels around walls of alveoli and in glomerulus of nephrons? बच्चे, they are all thin walled, they are thin walled capillaries richly supplied with blood. यहाँ बच्चे बहुत thin wall capillaries होंगी जिनमें ब्लड सप्लाई जाता है। करेक्ट ऑप्शन है 37। ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर? ये तो अभी हमने एक्सक्रीशन किया था फ्राइडे को, तो उसमें डिस्कस किया था। All right. Question number 38. Plants use completely different process for excretion as compared to animals. Which one of the following processes is not followed by plants for excretion? अच्छा, इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो प्लांट्स फॉलो नहीं करते एक्सक्रीशन के लिए? बताइए। B, they selectively filter toxic substances through their leaves. देखो बच्चे, ऑप्शन ए इज करेक्ट, दे कैन गेट रिड of excess water by transpiration. Waste products are stored as resins and gums. C is correct. They excrete waste substances into soil. All right. तो बच्चे सारे A, C, D करेक्ट है, तो हमें B ऑप्शन पिक करना है। फिर है बच्चे क्वेश्चन नंबर 39. If power of lens is -4D, then it means that lens is, बच्चे power is equal to 1 by focal length in meter. तो अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो फोकल लेंथ आएगा 1/4 minus 0.25 meter. तो बच्चे it would be a convex, sorry not convex, concave lens. It would be a concave lens. Concave lens of focal length minus 25 centimeter. All right, option C. चलो question number 40. बच्चे this would be the last question that we will be picking up today. अभी भी इसमें काफी questions पड़े हैं. We have just reached up to 40. तो next 20 questions next class में pick up करेंगे और उसके बाद reflection of light की हम revision शुरू करेंगे. Question number 40. Rays from sun converge at point 15 centimeter in front of a concave mirror. तो बच्चे rays from sun, that means
इंफिनिटी से लाइट रे आ रही है, क्योंकि सन जो है बहुत दूर है और सारी कन्वर्जेंस हो रही है 15 सेंटीमीटर पे। तो बच्चे ये जो 15 सेंटीमीटर है ये फोकल लेंथ है, और रेज फ्रॉम सन कहाँ मानेंगे हम? इंफिनिटी पे। तो इसका आंसर क्या होगा? वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट साइज ऑफ इमेज इज इक्वल। तो बच्चे साइज ऑफ इमेज मुझे इक्वल चाहिए साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो फोकल लेंथ आप 15 सेंटीमीटर मान सकते हो, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा? 30। तो बच्चे इसका करेक्ट ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर। यू नीड टू रिमेंबर सन इज एट इंफिनिटी, सन को हम मान लेंगे कि बहुत दूर है, सन की जो लाइट रेज आएंगी वो फोकस हो जाएंगी एक पॉइंट पे, और वो पॉइंट क्या है? 15 सेंटीमीटर। तो आप अगर कहां रखोगे ऑब्जेक्ट को कि उसकी साइज सेम आए इमेज की एज ऑब्जेक्ट, तो दैट वुड बी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट वुड बी डबल ऑफ फोकल लेंथ, दैट इज 30 सेंटीमीटर। ऑल राइट, ठीक है, चलो। तो बच्चे आज हम यही रुकेंगे। वी हैव मैनेज टू डिस्कस 40 क्वेश्चंस। 40 क्वेश्चंस हमने मैनेज कर लिए हैं डिस्कशन करने की। 20 क्वेश्चंस अभी भी इसमें और बचे हैं। सो बच्चे ये जो नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस हैं हम क्या करेंगे? विल बी पिकिंग अप इन द नेक्स्ट सेशन। अगले सेशन में उसे पिक करेंगे, और उसके बाद जब वो 20 क्वेश्चंस हो जाएंगे देन विल स्टार्ट अप विद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिवीजन। ठीक है बच्चे, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ऑल राइट, चलो। सो बच्चे आई विल बी एंडिंग द सेशन हियर। आई विल बी एंडिंग द सेशन हियर। कोशिश तो मैंने की कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूं, फिर भी टाइम लगता है। अब आप इमेजिन करो 40 क्वेश्चंस हमें 60 मिनट्स में की है, तो मतलब सीबीएसई ने बिल्कुल सही टाइम दिया है। 60 मिनट्स में हम 40 क्वेश्चंस डिस्कस कर पाए। तो जब आप रियलिटी में पेपर में जाओगे तो इट विल टेक अबाउट 50 to 60 मिनट्स। तो उसके बाद आपके पास 30 मिनट्स बचेंगे, तो मतलब वो बाकी आपको चेक करने के लिए और सब कुछ। ऑल राइट, चलो। So time is justified according to number of questions. All right. Okay, bache, I'll be ending the session here. See you all in the next class.